गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। अब उसके आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो इफ यू टॉक अबाउट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो देखिए, अब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, charge on 1 electron is equal to 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। अब ये निगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो बाय यूनिटरी मेथड अगर मैं लिखूं, देखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना कूलम, ये हमने पढ़ रखा है, हमने टेबल पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा। चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यही होगा यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। सिमिलरली चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना लिखा जाएगा। देखिए, जिस नंबर यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 1.6, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना आया 2 इंटू दिस, 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना आया 5 इंटू दिस। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आएगा, तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 मोल। एन जो नंबर हुए, एन इज जस्ट एवोगैड्रो नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो वैल्यूज रखते हैं। अगर एन की वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23, ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आया कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इधर करता हूं। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, इस वैल्यूज को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आता है 96500 के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टू, राउंड ऑफ करके 96500 कूलम, 96,500 कूलम। और ये जो वैल्यू है इसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे, फैराडे इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, ये याद कर लीजिए फिलहाल के लिए। अभी आप आगे पढ़ेंगे ये सब चार्ज की डिफरेंट यूनिट वगैरह, बट अभी आपने सुना नहीं है। तो 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। जैसे 1 किलोमीटर हम कितना बोलते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर हम क्या बोलते हैं, 1000 मीटर। तो क्या है, किलोमीटर और मीटर दोनों डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे 1 आवर इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट। तो ये भी क्या है, टाइम की यूनिट है, मिनट और आवर, केवल कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को। उसी तरह जैसे हम चार्ज की यूनिट कूलम पढ़ते हैं, तो चार्ज की एक दूसरी यूनिट फैराडे भी होती है। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। दोनों ही चार्ज की यूनिट है, फैराडे बड़ी यूनिट है, कूलम उसकी छोटी यूनिट है। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू दिस, इतना कूलम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज ऑन
charge on 1 mole electron, 1 mole electron will be equal to 1 Faraday. तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 फैराडे। ये याद होना चाहिए सबको, ये सब लोग याद कर लीजिए, ये हर जगह यूज होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। वॉइस अटक रही है? जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का रिफ्रेश करो एक बार। अभी तो यहाँ नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक कुछ लोगों को होगा, सबको नहीं होगा, बाकी सबका क्लियर होगा। So charge on 1 mole of electron will be equal to 1 Faraday। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराडे, या फिर कुलम में बोला जाए तो कितना? 96500 कुलम। और वो कैसे आया वो आप हमने ये स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये इसका डेरिवेशन ही किया है हमने यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना कुलम होता है तो एन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, और फिर एन इलेक्ट्रॉन पे हमने निकाला चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल, सो 1 मोल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एन की मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके इतना कुलम आया। डन? क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? डाउट? नो डाउट? ओके चलो, तो ये हो गया 1 फैराडे का चार्ज। अब देखिए इसी रिलेशन से अगर आपको बोला जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अच्छा नोट नहीं कर पाए? चलिए नोट करिए जल्दी। नोट करिए पहले। एज योर विश, जैसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे, और क्या। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऋषिकेश, क्वेश्चन में पूछा जाएगा इन द सेंस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे 4 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन आपको कॉलम में दिया है तो आंसर कॉलम में निकालिए, ऑप्शन अगर आपको फैराडे में दिया है तो फैराडे में निकालिए। फिलहाल के लिए आप फैराडे में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी, लेकिन जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें जैसा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करिए। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया है, तो सिमिलर वे में जैसे हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया, सो 1 मोल, सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया है? 1 फैराडे। तो इसी तरह अगर चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 फैराडे है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 2 फैराडे। सो सिमिलरली चार्ज ऑन 100 मोल इलेक्ट्रॉन, 100 मोल इलेक्ट्रॉन, 100 मोल इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो कितना आ जाएगा? 100 फैराडे। सो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जितने भी मोल्स इलेक्ट्रॉन के दिए उसके अकॉर्डिंग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 100 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 100 फैराडे। नोट कर लीजिए पहले। नोटेड? चलिए इसको क्लियर करता हूं मैं। अब देखिए अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज present on given ions, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन आयंस। कुछ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक दो, फिर बाकी आप बाद में करिएगा, होमवर्क करेंगे बाकी। तो जैसे फर्स्ट वन है 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस आयंस,
देन मान लो 7 मोल्स ऑफ N3 minus iron, then 1.5 moles of Mg2 plus ions and 0.025 moles of carbonate ion CO3 2 minus। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा इन गिवन आयंस पे। देखिए हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसी के साथ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें हम अलग अलग कर रहे हैं, अभी ये सारी चीजें कंबाइंड वे में भी आएंगी, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आएगा और उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चार्ज, ये सारी चीजें। तो पहले इन चीजों को ध्यान से समझते जाइए। ये हो गया, नोट कर लिया क्वेश्चन। कल का होमवर्क हो गया सबका? ओके गुड। चलिए तो अब इसको रफ करते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, फिर बाकी करेंगे, ठीक है? फिर बाकी करिएगा आप लोग। पहला देखिए 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन। तो आपको मैंने कैटायन एनायन पढ़ाया था पहले वीक में, जब हमारी फर्स्ट वीक थी क्लासेस स्टार्ट होने के बाद, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। तो जो एनायन बनता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जैसे O है, अब O है, O के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं O को O816। जिसने नहीं भी अटेंड की है, बाद में क्लास ज्वाइन की है, अभी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? जो फर्स्ट वीक में प्रेजेंट नहीं था, लाइक मंडे से स्टार्ट किया था जिसने, कुछ बच्चे ऐसे भी थे, तो वो लोग देखिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको ही निकालना आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 8। अब ये O नहीं है, उसके बाद हम इसको बना रहे हैं O2 माइनस, O2 माइनस 2 माइनस। जब भी एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज प्रेजेंट, पहले ये न्यूट्रल एटम था O, अब ये O2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमारा 8 ही रहेगा। एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी वजह से साइन चेंज हुआ है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पूछा जाए तो अभी भी वही है, जेड इसका अभी भी 8 है, और एटॉमिक नंबर ए अभी भी 16 है। क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब भी कैटायन या एनायन बनता है तो उससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं इसके पास 10, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो O2 माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10, 10, 10। अब देखिए O जो था वो न्यूट्रल था, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और दोनों का नंबर इक्वल है, तो कैंसिल आउट कर देंगे दोनों। जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव उतना प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब वो कैसा है, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 8, तो इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है अगर, तो निगेटिव चार्ज होगा इस पे, इसलिए इस पे 2 माइनस निगेटिव आ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है न्यूट्रल एटम से इस एनायन में कन्वर्ट होने में। अब हमें यही निकालना है कि इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। देखो अगर आप ओवर, चार्ज किसकी वजह से आता है, न्यूट्रॉन की वजह से तो चार्ज आएगा नहीं। चलिए यहां तक नोट कर लिया है, पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। नोटेड? देखो सो चार्ज, देखो चार्ज, चार्ज ऑन O2 माइनस, चार्ज ऑन
अच्छा O2 माइनस जो बना है, O2 माइनस चार्ज ऑन O2 माइनस विल बी ड्यू टू, किसकी किसकी वजह से चार्ज होगा, विल बी ड्यू टू, चार्ज ऑन O2 माइनस विल बी ड्यू टू 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज देता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, लेकिन चार्ज तो आएगा ना दोनों की वजह से। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक टेबल बनाया था, हमने लिखा था न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो देखो अब 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक एटम है या 1 मोल O2 माइनस आयन, अगर 1 मोल O2 माइनस आयन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अच्छा पहले एटम में लिखता हूं, चलिए देखिए, वो तो लिखा ही है 1 एटम ऑफ, ध्यान से सुनोगे ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, एक एक स्टेप देखिए। 1 एटम ऑफ O2 माइनस, 1 एटम ऑफ O2 माइनस contain 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 एटम ऑफ O2 माइनस में कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस 1 एटम की जगह मैं 1 मोल लिख दूं, 1 मोल ऑफ O2 माइनस, 1 मोल ऑफ O2 माइनस, तो उसमें कितना आ जाएगा, 8 मोल प्रोटॉन आ जाएंगे, 8 मोल प्रोटॉन और 10 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये लाइन, ये लाइन ध्यान से देखिए भाई। 1 एटम में अगर 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, अगर एंड लिख दे यहाँ पे, 8 प्रोटॉन, 1 एटम ऑफ O2 माइनस हैव 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, so 1 मोल ऑफ O2 माइनस विल हैव 8 मोल प्रोटॉन एंड 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल लाने के लिए क्या करेंगे, 1 एटम से 1 मोल पे कैसे जाएंगे, Na का मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 मोल प्रोटॉन 10 मोल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यानी 1 मोल O2 माइनस में हमारे पास कितना आ गया है, 1 मोल O2 माइनस में 8 मोल प्रोटॉन एंड 10 मोल इलेक्ट्रॉन। सो अगर ऐसा है तो अब देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे। अच्छा 1 मोल प्रोटॉन पे अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज निकालूं तो कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे है, तो 1 मोल प्रोटॉन पे कितना होगा, सेम ही होगा दोनों पे, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है ना, 1.6 10 की पावर माइनस 19, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, बस दोनों का साइन अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, बाकी चार्ज तो सेम होता है, तो दोनों पे चार्ज तो 1 फैराडे ही आएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना, 1 मोल प्रोटॉन पे इतना। अब पहले इतना नोट करिए, एक एक स्टेप देखो और उसको ध्यान से नोट करते जाओ, कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए। So 1 mole O2 minus will have 8 proton and 10 mole electron. Noted? चलो तो देखो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज पता है, ठीक है, नोट करिए नोट करिए। चलो तो हमारे पास कितना था, O2 माइनस में 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना आएगा, प्लस 8 फैराडे, क्योंकि पॉजिटिव में दिखाऊंगा, एंड चार्ज ऑन
8 मोल इलेक्ट्रॉन। वहां निगेटिव पॉजिटिव साइन दिखा देना, जहां पे पिछले में आई थिंक नहीं दिखाया था। 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे 10 फैराडे। 10 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 10 फैराडे। निगेटिव चार्ज जो दिखाएंगे, तो पॉजिटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव साइन। सो टोटल चार्ज ऑन 1 मोल O2 माइनस आयन। ध्यान से देखो, टोटल चार्ज O2 माइनस में कहां से आ रहा था? प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। कितने प्रोटॉन थे? 8 मोल प्रोटॉन, 8 मोल प्रोटॉन प्लस 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन थे। तो 8 मोल प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 8 फैराडे, 10 मोल प्रोटॉन का चार्ज 10 फैराडे, यानी कितना आ गया? -2 फैराडे। तो टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन पे टोटल चार्ज कितना आ गया? -2 फैराडे। करेक्ट है। तो ये 1 मोल पे आया है। अब हमें निकालना कितने के लिए था? कितना मोल O2 माइनस क्वेश्चन में पूछा था? 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस। तो 1 मोल ऑफ O2 माइनस पे इतना आया, तो 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस पे कितना आएगा? तो टोटल चार्ज ऑन 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस, तो टोटल चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ O2 माइनस कहाँ है? कितना आ जाएगा? -10 फैराडे। ये आपका आंसर। समझ में आया? तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि जो एटम होता है, जो आयन होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो चार्ज दोनों की वजह से होगा, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि सर हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों काउंट कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ प्रोटॉन भी था, इलेक्ट्रॉन भी था, तो हमने दोनों के से निकाला है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन से निगेटिव। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से चार्ज होगा, और दोनों के चार्ज को हमने ऐड कर दिया, चार्ज को ऐड कर दिया, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए तो हमारे पास टोटल चार्ज ये आया 1 मोल पे। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम इतना आपको करने का नीड नहीं है, आपको केवल ये साइन देखना है। पहले इतना नोट करिए, फिर मैं समझा देता हूं। नोट कर लिया? ठीक है, नोट करो, नोट करो पहले। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया डिटेल में आपको मैंने बताया। अदरवाइज आप सीधा सीधा अब क्वेश्चन करते टाइम आपको करना कैसे? उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की वजह से चार्ज आता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए हमने न्यूट्रॉन को काउंट नहीं किया था। ठीक है। तो डिटेल में अगर आप देखें कि कैसे आ रहा है इतना चार्ज, तो वो आपको समझा दिया मैंने। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बोल दें मान लीजिए सेकेंड मेथड, तो आपको सीधा खुद कुछ और नहीं करना है, बस सीधा देखिए कि O2 माइनस जो भी मॉलिक्यूल या एटम लिखा है, जैसे ये O2 माइनस है, इट्स मीन किसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 मोल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया O2 माइनस में। O2 माइनस, सो ऑक्सीजन एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब आ गए। पहले ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल पे रहा होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे, इक्वल रहे होंगे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो जो चार्ज आएगा ओवरऑल वो इसी की वजह से आएगा, क्योंकि अब निगेटिव चार्ज है। तो बस सीधा सीधा यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 1 एटम ऑफ O2 माइनस, सीधा इस पे चार्ज देखो, चार्ज कितना है बस उतना। 1 एटम ऑफ O2 माइनस हैज, कितना चार्ज आपको दिख रहा है? 1 मोल एटम, सॉरी 1 मोल लिखिए,
1 मोल, क्योंकि 1 मोल में हमने फेराडे पढ़ा है। सो 1 मोल ऑफ O2 माइनस हैज कितना चार्ज, 2 फेराडे। और निगेटिव, निगेटिव में यहाँ साइन लिखा है तो निगेटिव दिखाओ, जितना नंबर लिखा उतना नंबर, सीधा सीधा। इसका 1 मोल होना चाहिए, लेकिन आप सीधा ये लाइन डायरेक्ट लीजिए। O2 माइनस है मतलब 1 मोल ऑफ O2 माइनस विल हैव -2 फेराडे चार्ज। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए 5 मोल में कितना होगा, तो 5 मोल ऑफ O2 माइनस है 5 into 2 means -10 Faraday charge. So 5 into 2 -10 Faraday, ये आंसर हो जाएगा। बस एक स्टेप में करना है। तो जैसा मैंने अभी पिछले स्टेप में आपको सिखाया वैसे करना नहीं है, क्वेश्चन तो आपको सीधा ऐसे ही करना है डायरेक्ट। ये आता कहां से है वो मैंने आपको समझा दिया ओवरऑल। तो 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस विल हैव 10 फेराडे। आपको बस ये चार्ज देखना है, इस पे माइनस है तो माइनस चार्ज आएगा। यहाँ 2 प्लस लिखा होता तो हम +2 फेराडे लिखते, यहाँ -2 लिखा है तो हमने -2 फेराडे लिखा। पहले एटम को मोल करना होगा ना, हाँ मोल ही लिखा है ना, ये मोल ही तो लिखा है, ये लिखा है ना 1 मोल ऑफ O2 माइनस। जब भी 1 मोल की बात होगी तभी फेराडे आएगा, 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही फेराडे आएगा, तो 1 मोल ही है। 1 मोल ऑफ O2 माइनस विल हैव -2 F चार्ज, 2 फेराडे चार्ज। सो 5 मोल ऑफ O2 माइनस विल हैव दिस। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एटम दिया होता तो एटम से आपको मोल्स निकालने ही पड़ेंगे, मोल्स निकाल के तब आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो बस डायरेक्ट ये करना है आपको और यहाँ से आंसर निकालना है। चलिए, तो सेकंड वाला समझ गया सब लोग, तो ये नोट करके सेकंड आंसर बताओ तुरंत। अब करना आपको इसी मेथड से है, वैसे नहीं करना है जैसे अभी इससे पहले वाले में बताया O2 माइनस पे। बस इतना करो और सीधा आंसर निकालो। सेकंड में पूछा है 7 मोल्स ऑफ N3 माइनस, -27 नहीं होगा साक्षी, गलती से लिख दिया आई थिंक आपने 21। आदित्य आपने भी 27 लिख दिया है। तो 7 मोल्स ऑफ N3 माइनस, तो सीधा सीधा इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, बस ये लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन हैव कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -3 फेराडे चार्ज। इतना चार्ज जो इस पे चार्ज आपको दिख रहा है 3 माइनस दिख रहा है, तो 3 फेराडे चार्ज निगेटिव में 1 मोल, 1 मोल के लिए होगा ये, हमेशा याद रखिए 1 मोल, 1 एटम नहीं है, दिस इज 1 मोल कैरीज -3 फेराडे चार्ज। सो फॉर 7 मोल्स, so 7 moles of N3 minus, so 7 moles of N3 minus ions will have 7 into 3 means -21 Faraday charge। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 Faraday। सिमिलरली थर्ड वन ऑप्शन, थर्ड वन जो क्वेश्चन था वो बताइए आंसर, जिसका आंसर नहीं आया था नोट करो। थर्ड बताओ, इजी है, वहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज बस है, डिफरेंस क्या है Mg2+ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो चार्ज ओवरऑल दिखाएंगे पॉजिटिव दिखाएंगे। यस, तो 1.5 मोल्स ऑफ Mg2+ पे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2 इंटू 0.1 1.5 मीन्स 3 फेराडे चार्ज। क्वेश्चन में 5 मोल्स पूछा है, 7 मोल्स पूछा है, 1.5 मोल्स पूछा है, तो 3 फेराडे चार्ज। लास्ट वन में कितना आएगा, वहां पे देखिए पॉली एटॉमिक आयन दिया है, कार्बोनेट आयन दिया है CO3 2-, लेकिन वो चाहे पॉली एटॉमिक हो चाहे सिंगल एटम हो। जैसे पहले ऑप्शन में सिंगल एटम था, पहले क्वेश्चन में केवल ऑक्सीजन, दूसरे में केवल नाइट्रोजन, तीसरे में केवल मैग्नीशियम, लेकिन चौथे क्वेश्चन में CO3 दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करना वैसे ही, जो चार्ज ऊपर दिख रहा है बस उसको मोल से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल चार्ज हम बताएंगे। तो थर्ड का आंसर आ ही गया सबका 3।
तो डी वाले के लिए भी हम सीधा सीधा यही लिखेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन हैव कितना चार्ज, -2 फैराडे चार्ज। तो 0.025 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन कितना चार्ज हो जाएगा, -2 इंटू 0.025, इतना फैराडे चार्ज। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.05 फैराडे चार्ज। सो इतने मोल ऑफ कार्बोनेट आयन पे इतना फैराडे चार्ज होगा, ये आंसर हो जाएगा सीधा। डन। चलो हो गया ना, आगे चलिए। समझ गए लोग? तो फैराडे चार्ज सीधा निकाल लेंगे हम, इजी। अब जो जैसे कल के जो हमने क्वेश्चन किए थे या इससे पहले जो क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो यहाँ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन अभी हमने किए। और इसी के साथ साथ कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी पूछा जा सकता है। तो चार्ज का कैलकुलेशन अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आप निकाल सकते हैं। वो हम लास्ट 2 क्लासेस में क्वेश्चंस कर चुके हैं उस पे बेस पे। तो इसी एक क्वेश्चन पे जो अभी हमने जैसे पहला लिखा था, 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन, पहला क्वेश्चन हमारा अभी यही था ना, 5 मोल्स ऑफ O2 माइनस आयन। तो अब इसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स या आयंस ऑफ O2 माइनस कितना होगा, O2 माइनस के कितने आयंस होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, और एक साथ अब एक नया पॉइंट आ गया कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज कैसे फैराडे से निकालेंगे वो अभी हमने पढ़ा, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ एटम आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन। ये सारी चीजें इस एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलो अभी होमवर्क दूंगा तो वो करिएगा। अब एक नए टॉपिक आते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ चार्ज। अब कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पहला पढ़ा था क्या, बाय नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन सेकेंड, calculation of number of moles, calculation of number of moles from given mass, from given mass, calculation of number of moles from given mass, calculation of number of moles from given mass। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, देखो एक एटम के लिए अलग और मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एटम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर को, एटम के मोल्स को। तो एटम के नंबर ऑफ मोल्स ये बता रहा है, इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन। उसी तरह मास के टर्म्स में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, जो कि उसका मास होगा डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिए, number of moles of atom is equal to mass of the substance
mass of the substance in gram divided by ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किस में दिखाते थे हम, क्या पढ़ते थे, ग्राम में ही दिखाते थे ना, ग्राम एटॉमिक मास को। तो मास ऑफ द सब्सटेंस आप लिख सकते हैं या मास ऑफ द एटम लिख सकते हैं इन ग्राम। मतलब इसी लाइन को आप ये भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सेम ही हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ये अब हम गिवन मास से पढ़ रहे हैं। मास के साथ क्या रिलेशन होता है मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM, मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय GMM। इसी को हम ये भी बोलते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय GM, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं। So mass of the substance in gram divided by gram atomic mass of the atom in gram divided by GMM, given mass divided by GMM। कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है कि दोनों ही वैल्यूज ग्राम में, ये वैल्यू तो ग्राम में आपको निकालनी है और ये तो ग्राम में होता ही है। ग्राम एटॉमिक मास तो हम ग्राम में ही पढ़ते थे। ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल के लिए जो मास। सो गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM। ठीक है, नोटेड। देखिए इसी के लिए एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं। इसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को हम एक लाइन और बोलते हैं, number of moles of atom is also equal to number of gram atoms। देखो अगर कहीं वर्ड ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं अगर ये वर्ड कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो ग्राम वर्ड लिखा होता है तो सब लोग सोचते हैं कि मास दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है ग्राम एटम। कहीं लिखा होता है जैसे फॉर अ मॉलिक्यूल, लाइक फॉर अ मॉलिक्यूल या फॉर अ एटम ऑक्सीजन एटम, फॉर ऑक्सीजन एटम ग्राम एटम। मान लो क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ ऑक्सीजन एटम ग्राम एटम्स इज 3, ये लिखा है फॉर ए ऑक्सीजन एटम ग्राम एटम इज 3। तो फॉर ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, ग्राम एटम 3 दिया है, तो सबको लगता है ग्राम एटम 3 मतलब इसका मास 3 ग्राम दिया है, क्योंकि यहाँ ग्राम वर्ड यूज कर रहा है। ग्राम एटम इज 3 नहीं, ग्राम एटम जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो मास को रिप्रेजेंट नहीं करता। नोटेड। ग्राम एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। विच पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बस मैंने ये लिखा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए ये लिखा है, रिपीट कर रहा हूं, दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम। मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। कहीं अगर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो वो तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर कहीं ये वर्ड लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो उसका मतलब भी है नंबर ऑफ मोल्स। इसको मास मत समझ लेना, मास और मोल्स में डिफरेंस पता है ना। मास का मतलब हम उसको ग्राम या किसी चीज में हम उसको कैलकुलेट करेंगे AMU में या ग्राम में। मोल क्या होता है, मोल इज जस्ट अ नंबर, मोल मास की यूनिट नहीं है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम दोनों सेम है, तो ग्राम एटम मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मास नहीं है, बस मैं इतना बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसको मास मत रख लीजिएगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। ये हो गया एटम्स के लिए, this one was for atom. Now we will calculate for molecules in a similar way. For molecules,
आफ्टर एटम इफ वी कैलकुलेट फॉर मॉलिक्यूल देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लास्ट टाइम एटम लिखा था, अब मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू, गिवन मास, ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा होगा, मॉलिक्यूल होगा, जैसे पिछले केस में सब्सटेंस एटम था, गिवन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पिछले केस में ग्राम एटॉमिक मास था, अभी यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये सब आपस में इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस का मतलब हो गया गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय GMM, इसको GMM बोलते हैं शॉर्ट में, ग्राम एटॉमिक मास को GAM एंड दिस वन इज GMM। तो मतलब हम यहाँ से सीधा सीधा ये लिख सकते हैं गिवन मास इन ग्राम में जो भी मास गिवन है मॉलिक्यूल के लिए डिवाइडेड बाय GMM, so that will be equal to number of moles of molecule. So number of moles will be equal to this. तो सिंपल है, समझ में आई है कि हम जब GMM की बात करेंगे, जब ये वर्ड होगा GMM, तो इसका मतलब ये जो मोल्स आ रहे हैं किसके लिए आ रहा है, मॉलिक्यूल के लिए। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं GMM रख रहा हूँ इसका मतलब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मोल्स आएंगे ये किसके लिए आएंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट होंगे, मॉलिक्यूल्स के। और अगर मैं यहाँ GAM रखता तो फिर मैं एटम की बात करता, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके आते हैं, एटम के। हाँ हाँ, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इन मॉलिक्यूल ऐड कर लो ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होगा, बिकॉज ये GMM वर्ड हमने पहले यूज किया है, GMM हम लिखा है, इसका मतलब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो लिखो या नहीं लिखो, सीधा नंबर ऑफ मोल्स भी लिखोगे चलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय GMM और बात की जा रही है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ GAM लिखा होता तो फिर ये एटम होता। नोटेड। चलो, तो जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम लिखा था, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, सिमिलर वे में नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। सो ये भी वही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecules will be equal to number of ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे पिछले केस में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स था, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आ गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या ओवर राइटिंग दिखा रहा है, अच्छा अच्छा, ओवर राइटिंग नहीं है ना, तो ठीक है। आई थिंक एक दो लोग जो इसकी ओवर राइटिंग है फिर वो रिफ्रेश करो और क्या। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, number of gram molecule will represent number of moles.
हो गया, चले आगे। ये हो गया। आप देखिए क्वेश्चन इस पे आप करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन substances, calculate the mass of given substances. A, 5 moles of नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम है 5 मोल, तो कितना मास होगा। B, 2.5 moles of सल्फर एटम। C, C रख देते हैं 0.5 moles of हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, H2S molecules, 0.5 moles of H2S molecules। D, तो इन सब के लिए हमें मास कैलकुलेट करना है, कितना मास आएगा। 4 moles of ऑक्सीजन एटम, 4 moles of oxygen atom in 88 gram of CO2। सॉरी, क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है ना, दोनों ही आ जाएगा वहां से। तो सो 4 moles of oxygen atom in CO2। तो यहां से आपको मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। चलिए बताइए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। क्या होगा फर्स्ट का आंसर। 5 moles of नाइट्रोजन एटम। तो 5 moles ऑफ नाइट्रोजन एटम के लिए हमें निकालना है। फॉर्मूले में रखिए, एटम की बात हो रही है, एटम की, तो एटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट आपको दिया है 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो हमने पढ़ा था। अब इस बार वो गिवन मास नहीं है, बल्कि वो मास आपको निकालना है, तो हम उसको नॉर्मल मास ऑफ द सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GAM। GAM वर्ड आ गया, इसका मतलब हम मोल्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GMM, नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया है, मास कैलकुलेट करना है। और GAM ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, जो कि ग्राम में आता है, ग्राम में आता है 14। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से 14 इंटू 5, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 70 ग्राम। यूनिट याद रहे, ये यूनिट मास की ग्राम में ही रिप्रेजेंट करनी है। फॉर्मूले में भी हमने लिखा है, ये मास ऑफ द सब्सटेंस किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो यानी मास ऑफ द सब्सटेंस किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो आंसर आ गया 70 ग्राम। मास कैलकुलेट करना था, मोल्स पता था, और GAM पता है हमको नाइट्रोजन का।
यहाँ लिख लीजिए नीचे GAM ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम। तो 14 रखा और वहां से मेरे पास मास आ गया 70 ग्राम। फर्स्ट के लिए नोटेड। सेकेंड वन का आंसर निकालिए। सेकेंड वन का आंसर क्या आएगा? सेकेंड वन आपको पूछा था 2.5 मोल्स ऑफ सल्फर एटम, 2.5 मोल्स ऑफ सल्फर एटम। थर्ड कितना है? 17 ग्राम, 17। तो 2.5 मोल्स ऑफ सल्फर एटम का आंसर आ गया सबका। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देना है बस, इज इक्वल टू मास गिवन मास, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GMM। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GM। नंबर ऑफ मोल्स है 2.5, मास निकालना है। GM कितना दिया है? GM ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का कितना हो जाएगा? 32। 32 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 80, 80 ग्राम। सिमिलर थर्ड वन का आंसर है 0.5 मोल्स ऑफ H2S, 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मास निकालना है, तो अब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगेगा, अब एटम का फॉर्मूला नहीं। मतलब अब जो लिखा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, वो मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो यहाँ फॉर्मूले में ऊपर तो मास ही है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GM की जगह क्या आ जाएगा? GMM। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 मोल्स, मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करना है मास, GMM कितना होता है H2S का? सल्फर का 32, हाइड्रोजन 2 34, 34 इधर चला जाएगा 0.5 मतलब हाफ 17 ग्राम। ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके दोनों का। यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन फोर्थ का कितना आया? 44 ग्राम। ऋतुज 88 ग्राम आया है। और किसी का आंसर फोर्थ का? थर्ड का आ गया। चलिए फोर्थ करते हैं, ये रफ कर रहा हूँ। सर थर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे थर्ड में फॉर्मूला रखा है ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 दिया है, 0.5 रखा। ये देखो फॉर्मूला देखो थर्ड में, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, मास ऊपर मास निकालना है, मास तो कैलकुलेट ही करना है, डिवाइडेड बाय GMM। GMM कितना होगा इस H2S का? ऐड करो, सल्फर का 32 और हाइड्रोजन का 2, 32 प्लस 2 34, तो 34, 34 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? 17 ही आएगा ना। तो ये आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना है थर्ड में। बस वैल्यूज रखनी फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलो फोर्थ वन देखते हैं, डी। अमृता कितना है आपका आंसर? 88।
दो लोगों का है, ऋतुज है ना अमृता। चलो D1। डी की बात करें, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। अब थोड़ा सा इधर एक लाइन एक्स्ट्रा गई, सीधा फॉर्मूले बेस पे नहीं है, तो आधे लोगों को कंफ्यूजन होने लगा। अब ये पढ़ चुके हो आप, इसमें थोड़ा सा आपको अब दिमाग लगाना चाहिए। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। साक्षी आपका भी आ गया, वेरी गुड। चलिए देखिए, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अभी सब लोग ध्यान से सुनो। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2, और किसका मास निकालना है, मास ऑफ CO2 बताना है। तो अगर मुझे मास ऑफ CO2 चाहिए तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा, तभी तो मास आएगा। तो CO2 का मास, तो देखो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब वही लगाना है जो कल से हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल, या फिर इसको मैं हटा दूं, देखो CO2, ये CO2 है, ध्यान से लिख देखिए इधर। 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम contained by 1 molecule of CO2। यही तो करते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल। तो 1 ऑक्सीजन एटम के लिए क्या आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 1/2 मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये लाइन आएगी। तो एक ऑक्सीजन जो होगा, 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो फिर 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 1/2 मोल, ये मोल आ जाएगा, मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय हाफ मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए हाफ मोल CO2 है, तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना आएगा, हमको 4 मोल ऑक्सीजन एटम दिया है क्वेश्चन में। ओ